11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। कल हमने बात करी थी आंकड़ों का संकलन तीसरा चैप्टर में प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियां 5 विधियां बताई थी। पहली थी प्रत्यक्ष जांच विधि, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अब इसके गुण और दोष को समझ लेते हैं। आंकड़ों की शुद्धता, इनमें आंकड़ों की शुद्धता होती है, यानी कि आंकड़े बिल्कुल शुद्ध होते हैं, क्योंकि अनुसंधान स्वयं कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहता है और स्वयं ही आंकड़ों का निष्कर्ष निकालता है। इसलिए हम इसको ज़्यादा शुद्धता, आंकड़ों में शुद्धता ज़्यादा अधिक होती है। लोच, यह विधि लोचदार है क्योंकि अनुसंधानकर्ता आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नों में सुधार या परिवर्तन करके और अच्छी तरह से अपना उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहेगा। तीसरा है विस्तृत सूचना। इस विधि में दूसरी विधियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि स्वयं अनुसंधानकर्ता को क्या चाहिए उसे किस उद्देश्य के लिए चाहिए, वो क्योंकि स्वयं आंकड़ों का संकलन करता है, तो इसलिए वो निश्चित तौर पर विस्तृत सूचना प्राप्त करना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्राप्त वो कर लेता है, जिससे कि उसे आसानी रहे। मितव्ययिता, इस विधियों में अन्य विधियों की तुलना में कम व्यय होता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही इस कार्य को अधिकतर काम इसमें स्वयं ही करता है। मौलिकता, सामग्री के आधार पर प्राथमिक ज्ञान, इसमें यानी कि इसको मौलिकता का मतलब है, यानी कि जो इसमें अनुसंधानकर्ता को स्वयं मालूम पड़ती है, इसलिए ये सारी बातें बड़ी स्टिक होती हैं। वो बिल्कुल सही, उनको बिल्कुल सही बातें उसको पता होती हैं। यानी कि जो अनुसंधान करता है उसको जिस व्यक्ति से उसने पूछताछ करी है उसकी उसके पास एक तरह से ये पता रहता है कि वो किस तरह से सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। यानी कि उसके अनुसंधानों में उनके आंकड़ों में मौलिकता कितनी है, सत्यता कितनी है। इसी तरह इसके दोष की बात कर लेते हैं। सीमित अनुसंधान क्षेत्र, ये छोटे अनुसंधान क्षेत्र के लिए तो उपयोगी है, लेकिन बड़ा अनुसंधान के तो वहाँ पर एक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए ये सीमित अनुसंधान क्षेत्र के लिए उपयोगी है, बड़े अनुसंधान क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें सूचना को प्राप्त ना होना, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति सूचना को इकट्ठा करता है और एक ही इकाई से ही इससे सूचना प्राप्त करना संभव हो पाता है, इसलिए सारी सूचना को प्राप्त इसमें नहीं हो पाता है। पक्षपात की संभावना यहाँ पर है। अनुसंधान के व्यक्तिगत पक्षपात तथा पूर्ण निर्णय का प्रभाव भी उसके सर्वेक्षण पर पड़ सकता है। तो इस प्रकार ये दूषित, पक्षपातपूर्ण व एकांकीय निष्कर्ष होने की संभावना रहती है। तो ये लेकिन उपयुक्त है वहाँ जहाँ छोटा क्षेत्र है, जहाँ मौलिकता का अधिक महत्व दिया जाता है, आंकड़ों को गोपनीय रखना जहाँ जरूर आवश्यक हो, आंकड़ों की शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता हो, वहाँ ये प्रणाली उपयुक्त होगी। अब बात करते हैं दूसरी प्रणाली, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के गुण एवं दोष। अप्रत्यक्ष, इसमें गुण क्या हैं? काम की शीघ्रता, यानी कि जब एक बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र में क्या करते हैं, इसमें बहुत से संबंधित व्यक्तियों को अपना अनुसंधान करने के लिए एजेंट नियुक्त कर दिया जाता है, और वो सभी व्यक्ति मिलकर सभी आंकड़े संकलित करते हैं। ऐसी स्थिति में काम की शीघ्रता हो जाती है, यानी कि बहुत से व्यक्ति करते हैं तो तेज़ी से काम हो जाता है। दूसरा, विस्तृत क्षेत्र में यही प्रणाली लागू हो सकती है, कोई अन्य प्रणाली लागू प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा, कम परिश्रम, निश्चित तौर पे अगर एक व्यक्ति सारे काम करेगा तो ज़्यादा परिश्रम लगेगा, और काम अगर सभी में बटा होगा, यानी कि काम कई व्यक्ति कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर कम परिश्रम में ही आंकड़े मिल जाएंगे। निष्पक्षता, क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना को उचित महत्व देता है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उसमें पक्षपात करने की संभावना कम ही रहती है। विशेषज्ञों का परामर्श, इस विधि में सबसे बड़ा गुण यही कि अनुसंधान के विषय पर विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो उसके प्रतिनिधि हैं वो पक्ष विपक्ष दोनों से समस्याएं पूछकर उसके आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। दोष, इस प्रणाली के दोष क्या हैं? संबंधित इकाइयों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना निश्चित तौर पर है, यानी कि अनुसंधान प्रत्यक्ष में तो क्या था, वो स्वयं कर रहा था, यहाँ क्या है, अपने एजेंटों की नियुक्ति के द्वारा वो आंकड़े इकट्ठा कर रहा है, तो निश्चित तौर है ऐसी स्थिति में वो स्वयं उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाता, जिससे उसे बिल्कुल आंकड़े स्टिक मिल सकें, मौलिकता आंकड़ों में मौलिकता मिल सके।
अभी बात है प्रतिनिधियों की अरुचि व पक्षपात, इसमें ये भी बात है, यानी कि जो प्रतिनिधि उसमें इस सर्वेक्षण में रुचि ले रहे होंगे या वही अगर उन्हें रुचि नहीं होगी या वो पक्षपात कर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में आंकड़ों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। अनुसंधान करता भ्रम में पड़ सकता है। समस्या का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर वो स्वयं सूचनाएं प्राप्त करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो प्रतिनिधियों को तो बुलाकर सूचना प्राप्त करे तो निश्चित तौर पर कभी पक्ष व विपक्ष के प्रतिनिधि इतनी विरोधी बातें करते हैं जिससे सूचनाएं देते समय वो अनुसंधानकर्ता ही भ्रम में पड़ जाता है कि वो किसको सही माने किसको गलत माने। इसके बाद बात करते हैं स्थानीय साधनों या संवाददाताओं से प्राप्त अनुमान। जो हम तीसरी विधि है वो है स्थानीय साधनों या संवाददाताओं से प्रभाव। इसमें क्या था, समस्या से संबंधी अनुमान या सूचनाएं स्थानीय साधनों या संवाददाताओं से प्राप्त की जाती थी। इसके क्या गुण दोष हैं? व्यापक अनुसंधान क्षेत्र, यानी कि बहुत बड़ा अनुसंधान क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर इस विधि को अपनाना पड़ेगा। तो मान लो पूरा देशी अनुसंधान के लिए पूरा क्षेत्र है तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य पूरा नहीं कर सकते। जैसे मान लो जनसंख्या का कार्य है तो जनसंख्या पूरे देश में होती है तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति या उससे कुछ संबंधित प्रतिनिधि इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होगा। स्थित है अल्पव्ययी का मतलब है इस विधि में दूसरा बड़ा लाभ यह है कि इस पर परिश्रम व समय कम लगता है क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसमें सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं और खर्चा कम पड़ जाता है क्योंकि अगर इतने बड़े क्षेत्र में अगर अनुमान लगाया जाए तो एक तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन अगर कई व्यक्तियों को ये काम बांट दिया जाए तो कम व्यय में भी काम हो जाता है। दोष, इसके दोष क्या हैं? शुद्धता व मौलिकता का अभाव। निश्चित तौर पर यहाँ पे मौलिकता का अभाव नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति आपने नियुक्त करें वही आपको आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उन्होंने वास्तव में आंकड़े कितने मौलिकता के यानी कितनी जो जिस व्यक्ति से ये आंकड़े प्राप्त करें उन्होंने कितना विश्वसनीय होकर ये आंकड़े दिए हैं तथा प्रतिनिधि ने कितनी विश्वसनीयता से आंकड़े प्राप्त करे हैं, इस पर संदेह बना हो जाता है निश्चित तौर पर, इसलिए मौलिकता का अभाव है। यहाँ पर पक्षपात का प्रभाव भी हो सकता है निश्चित तौर। अगर कोई संवाददाता किसी बात में पक्षपात करता है, किसी अपने को संबंधित जोड़ता है उस सर्वेक्षण से, तो ऐसी स्थिति में वो पक्षपात कर सकता है। एक रूपता का अभाव, क्योंकि विभिन्न स्थानों में विभिन्न संवाददाता नियुक्त होते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर सूचनाएं एक संकलित करते हैं, तो अन्य कई व्यक्तियों के उसमें अनुभव से आंकड़े आते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें एक रूपता का अभाव होता है। यानी कि हो सकता है जो उस क्वेश्चन मेरे लिए सही हो सकता है वो दूसरे ने उस संबंध में कोई प्रश्न ही ना पूछा हो, उसको दूसरा प्रश्न समझ सही लगता हो। सूचना नियमित ना मिलना, ऐसी स्थिति में सूचनाएं भी नियमित रूप से नहीं मिल पाती हैं क्योंकि बीच बीच में जिससे अनुसंधान कार्य रुक जाता है, क्योंकि सूचनाएं दूसरों पर डिपेंड होती हैं, दूसरे व्यक्ति उनको देते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये भी एक दोष है। अब बात करते हैं सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ व प्रवास प्रश्नावली भरवा का अनुसंधान के गुण व दोष। सूचकों द्वारा यानी कि अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम अनुसंधान संबंधी एक अनुसूची या प्रश्नावली तैयार कर लेता है और उसके लिए उन्हें छपवाकर जिनसे सूचनाएं लेनी होती हैं उनके पास भेजता है। तो इसमें क्या दोष हैं? इसके गुण क्या हैं? व्यापक अनुसंधान क्षेत्र, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े क्षेत्र में भी ये प्रणाली अपनाई जा सकती है। अल्पव्ययी है ये तो, यानी कि इसमें एजेंटों की नियुक्ति भी नहीं करनी है, सीधी उस व्यक्ति के पास भेज देना है एक जो ये अनुसंधान प्रश्नावली या अनुसूचियाँ छपवा कर उन्हें भेज देनी है डाक से और फिर डाक से उन्हें वापस मिल जाएगी। तो ऐसी अल्पव्ययी है ये। प्रमाणित सूचनाएं, निश्चित तौर पर यहाँ पर बीच में कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति है ही नहीं है, तो सीधे आप जिससे सूचनाएं प्राप्त करनी है उस व्यक्ति के पास आप भेज रहे हो प्रश्नावली वगैरह, तो और वही आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर देकर आपके पास भेज रहा है, तो निश्चित तौर पर ये प्रमाणित सूचना है, यानी कि एक तरह से लिखित में आपके पास सूचना आ गई। दूसरा दोष क्या है?
इसके सबसे बड़े दोष यही हैं, सूचना प्रश्नावली अनुसूची पर निर्भर। अब वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हो, इस निश्चित तौर पर वो कितनी स्पष्टता से या सरलता से अपने प्रश्नों का उत्तर देता है, ये निश्चित करता है कि वो किस तरह उसको सीरियस लेता है, किस तरह से उसको प्रश्नावली को महत्व देता है, इस पर निर्भर करता है। और हो सकता है वो इनका वो ही ना दे, प्रमाण ही ना दे, या उत्तर ही आपको ना दे, या वो आपको प्रश्नावली पूरी कर ही ना भेजे। अपर्याप्त व अपूर्ण सूचना हो सकता है, ये साथ साथ इसको ये भी हो सकता है कि आपने 10 क्वेश्चन में से सिर्फ जो से समझ में आए, जो सही लगे, वो तो सूचना उसने दे दी, जो सूचना वो देना कि किसी डर के कारण या किसी भ्रम के कारण वो सूचना नहीं देना चाहता, तो आपको ऐसे ही अपूर्ण सूचना भेज देगा। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव है इसमें, यानी कि कोई व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसे हो सकता है कोई प्रश्न उसे गलत लग रहा हो, तो वो निश्चित तौर से उस प्रश्न का सही मतलब वो नहीं समझ पाएगा, तो हो सकता है उसका उत्तर ना दे। लोच का अभाव, यह विधि लोचदार नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर वहाँ वो देगा, उसमें आप कोई फर्क या परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अपर्याप्त, ऐसी स्थिति में अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होंगी। शिक्षित व्यक्तियों तक सीमित, अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि आपने जो प्रश्नावली या अनुसूचियाँ सब भेजी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो पढ़ा लिखा होगा, जो व्यक्ति को आप भेज रहे हो शिक्षित होगा, तो वो आंसर देगा। अगर अशिक्षित व्यक्ति के पास ऐसी सूचना में आप मांग रहे हो, तो निश्चित तौर पर वो इस तरह के उत्तर हो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उनका उत्तर क्या दे पाएगा, उनको आपको भेज क्या पाएगा। इसके आप उपयुक्तता की बात करते हैं। इस पद्धति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब जांच का क्षेत्र विस्तृत हो तथा शीघ्रता से कम लागतों में परिणाम प्राप्त करने हो। अब 5वीं विधि है सूचना प्रश्नावली या अनुसूची पर गणकों द्वारा अनुसूचियों व प्रश्नावली भरवाकर अनुसंधान, यानी कि आपको वो जो प्रश्नावलियाँ बनवाई हैं उनके लिए एजेंटों का या नियुक्त किया जाता है, गणकों को नियुक्त किया जाता है, गणक को नियुक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, गणक उन व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और अपने क्षेत्रों में सूचकों के घर जाकर विनम्रतापूर्वक संदेश रही ढंग से संबंधित सूचनाएं व आंकड़े प्राप्त करते हैं। यानी कि जो प्रश्नावली में प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उनसे पूछकर जिनसे वो डाटा लेना है उन व्यक्तियों से वो पूछते हैं और फिर उसमें भरकर वो आपको भिजवा देते हैं। और गणकों द्वारा अनुसूची भरवाना, यहाँ पर गणक ही अनुसूचियाँ और या प्रश्नावली भरते हैं और वो उससे प्राप्त कर उनको लिखित में प्राप्त कर उनको आपके पास भेज देते हैं। तो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, विशाल क्षेत्र का सर्वेक्षण, यानी कि बहुत से विशाल क्षेत्र का सर्वेक्षण आसानी से कर लिया जाता है। व्यक्तिगत संपर्क, इस विधि में गणक उसके आपकी प्रश्नावली को लेकर व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत उनसे जो जिस व्यक्ति से आपको सूचना मिलनी है उससे व्यक्तिगत संपर्क होता है। परिशुद्धता, जो गणक नियुक्त किए जाते हैं वे कुशल व योग्य होते हैं, उनको परीक्षण भी दिया जाता है, इसलिए इनका वो अगर किसी सूचना से समझ में नहीं आ रही व्यक्तियों को, तो वो अपनी उस सूचनाओं को उसको समझा सकते हैं, उसका संदेह दूर कर सकते हैं और उससे आंसर प्राप्त कर सकते हैं। पक्षपात का कम प्रभाव, अब ऐसी स्थिति में आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर वो आप गणकों द्वारा व्यक्तियों से पूछा जा रहा है। ऐसी स्थिति में पक्षपात का कम प्रभाव, पक्षपात संभव ही नहीं है। समय की बचत, इस विधि में गणक अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वयं प्रश्नावली व अनुसारी भरते हैं, इससे समय में भी कम लगता है। यानी कि व्यक्ति जो ना पढ़ा लिखा ना हो वो भी उससे भी ये वो प्रश्न प्राप्त कर लेते हैं, आंसर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी अब बात करते हैं इसके दोष की। दोष में गणकों के प्रशिक्षण में असुविधा, यानी कि आपको गणकों को पहले प्रशिक्षण देना होगा निश्चित तौर पर, तो पहले तो गणकों का प्रशिक्षण देना कम आसान कार्य नहीं है, ठीक है। अधिक व्यय, निश्चित तौर पर गणकों की नियुक्ति की जाएगी तो उन्हें कुछ पारिश्रमिक देना पड़ेगा, ऐसी और उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करने की पड़ी होगी, तो निश्चित तौर पर ये प्रणाली अधिक व्यय करने वाली है। शुद्धता गणकों की योग्यता और निष्पक्षता पर निर्भर है। ऐसी गणकों की इस प्रणाली की योग्यता बिल्कुल पूरी तरह से गणकों पर निर्भर है कि वो किस तरह से आंकड़े संकलित कर रहे हैं, उसमें कितनी शुद्धता बरत रहे हैं, कितनी योग्यता और कुशलता पर, निष्पक्षता पर भी निर्भर करेगी। गणकों के कार्य का निरीक्षण आवश्यक, इसमें निश्चित तौर पर जो गणक हैं उनका बार और समय समय पर निरीक्षण किया जाना तथा परीक्षात्मक जांच करना भी आवश्यक है, जिससे ये और
अनुसंधान कार्य के साथ साथ ये सुविधा भी कार्य करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ये काम बढ़ जाता है। निष्कर्ष, उपयुक्त विधि के गुणों दोषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन विधियों का प्रयोग परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। इस संबंध में बावले ने कहा है, संकलन तथा सरणीयान में साधारण ज्ञान प्रधान आवश्यकता तथा अनुभव प्रधान शिक्षक होता है। उनका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्रस्तुति के लिए किसी एक संगठन विधि को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, अतः परिस्थिति के अनुसार ही उपयुक्त विधि का चुनाव किया जाना चाहिए। उपयुक्त विधि को चुनाव करते समय या एक अच्छी प्रणाली जिसको हम मान सकते हैं वो निम्नलिखित उसके क्या गुण हो सकते हैं वो समझते हैं। कम प्रश्न होनी चाहिए, यानी कि प्रश्नावली में कम 15 से 20 क्वेश्चन ही, इससे ज़्यादा प्रश्नों का आदर्श, ये संख्या आदर्श मानी जाती है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। उचित क्रम होना चाहिए, यानी कि जिस प्रश्न का महत्व पहले है या जिसकी प्राथमिकता पहले है उसको पहले शुरू के प्रश्नों में उनका स्थान होना चाहिए, बाकी और दूसरी बातों का जानकारी के लिए आगे के प्रश्न होने चाहिए। सरल व स्पष्टता, प्रश्न व सरल व स्पष्ट होने चाहिए। शायद या अक्सर कभी कभी इन बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तता, प्रश्न का उत्तर हाँ या हाँ नहीं में मिले इतना ही, ऐसे ही प्रश्नों की रखनी चाहिए। शिष्ट शैली, उसमें उनके प्रश्नों की भाषा शैली मधुर व सम्मानजनक होनी चाहिए, जैसे चपरासी, नौकर आदि का प्रयोग उनमें नहीं किया जाना चाहिए। आपत्तिजनक प्रश्नों से बचना चाहिए, ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जो सूचकों के आत्मसम्मान और उनकी धार्मिक व सामाजिक भावना को ठेस पहुँचाते हों, जैसे आपका चरित्र कैसा है, आपकी आय कितनी है, बीमारी आदि के बारे में कोई भी खुलकर जानकारी देना नहीं चाहता है, इसलिए ऐसे मामलों के प्रश्नों को परोक्ष ढंग से सरल भाषा में नहीं पूछना चाहिए। आपत्ति जैसे कुछ नमूने क्या हैं, क्या आप चरित्रवान हैं, क्या आप किसी भयंकर रोग से पीड़ित हैं, क्या आप अपने बर्तन व कपड़े स्वयं धोते हैं, आपने लोगों से कितना उधार ले रखा है, इस तरह के प्रश्न या आपत्तिजनक प्रश्न कहे जा सकते हैं। प्रश्नों का स्वरूप क्या हो सकता है, जैसे सरल विकल्प वाले, यानी कि हाँ या नहीं वाले, गलत या सही वाले विकल्प वाले ऐसे प्रश्नों। त्रिविकल्प वाले, यानी कि हाँ नहीं या कह नहीं सकते, ये 3 विकल्प वाला हो गया। अगर मतलब किसी प्रश्न का हाँ में उत्तर है हाँ तो हाँ, नहीं में उत्तर है तो नहीं, और अगर कह नहीं सकते यानी कि मालूम नहीं है तो उसके लिए तीसरा मालूम नहीं है। और इसी तरह 3 विकल्प वाले ये हो गया। बहुविकल्प वाले, जैसे बहुत से विकल्प दे रखे हैं, क्या आप, जैसे कि एक सवाल हम देख सकते हैं, क्या धूम्रपान करते हैं, हाँ नहीं, कभी नहीं, कभी कभी, ऐसे 4 तरह के, यानी कि आपने काफ़ी बहुविकल्प उसमें उपलब्ध करा दिए। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर, इस प्रश्न के तरह प्रयोग करना चाहिए। खुले प्रश्न से मतलब है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सूचक को स्वयं अपने शब्दों में देना होता है। इस प्रश्नों का उद्देश्य सूचक के व्यक्तिगत विचार जानना होता है, इसलिए उसे उत्तर के लिए कोई विकल्प न देकर आप सीधे उसके बारे में राय उत्तर ले, जैसे कि आपकी राय में बेरोजगारी कम करने के क्या उपाय होने चाहिए, तो महंगाई कैसे रोकी जा सकती है। इस तरह के अगर वो जो राय दे रहा है, जो वो आंसर दे रहा है, उसको यहाँ लिख लेना चाहिए। विशिष्ट सूचना देने वाले प्रश्न, ये भी प्रश्न होते हैं इनका उद्देश्य कुछ ही विशिष्ट सूचना प्राप्त करना, जैसे आपकी आय कितनी है, आपका शैक्षिक स्तर कितना है, आपके बच्चे कितने हैं, ये विशिष्ट सूचना प्राप्त करने, क्योंकि वो उस व्यक्ति विशेष से संबंधित हैं। सूचक प्रश्नों से बचना, उदाहरण के तौर पर आप पॉन्ड्स पार्ट और ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, या राजीवेंद्र शासन में आप किसे अच्छा समझते हैं, ये सूचक प्रश्न होते हैं। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रॉस जांच, शुद्धता के उच्च स्तर को बनाए रखने की दृष्टि से प्रश्नावली कुछ ऐसे प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जिनसे उत्तरों की सत्यता की परस्पर जांच हो सके। मान लीजिए एक सामाजिक अनुसंधान में माता की आयु बारे में पूछे गए प्रश्न, आपकी आयु कितनी है, या पिछले प्रसव की तिथि क्या थी, या आपके बड़े बच्चे की आयु कितनी है, ये क्रॉस जांच के रूप में हम उसका इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है पूर्व परीक्षण व संशोधन। जब प्रश्नावली तैयार हुई है तो अनुसंधान आरंभकर्ता कुछ लोगों का परीक्षण करना चाहिए, और प्रश्नावली में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो उन प्रश्नों का उसमें संशोधन कर लेना चाहिए। निर्देश व टिप्पणी,
अगर कोई निर्देश या टिप्पणी उसके आवश्यकता अनुसार दिए तो लौट उसे दे देनी चाहिए उसमें। जैसे कि आपको ये प्रश्नावली कब, कहाँ और किस पते पर लौटानी है। प्रश्न पत्र, व्याख्या पत्र या निवेदन पत्र जांच के आयोजकों की तरफ से प्रश्नावली के साथ साथ एक प्रपत्र लगाना चाहिए जिसमें लिखित बातें शामिल हों। अपना परिचय तथा अनुसंधान का उद्देश्य, सूचकों को इस बात का आश्वासन देना है कि उनकी सूचना गुप्त रखा जाएगा, दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ये निर्देश या एक आवेदन पत्र भी उसमें साथ में होना चाहिए। आज ये तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।